नमस्कार। आज के ट्यूटोरियल का विषय है सपोर्ट वेक्टर मशीन्स। यह काफ़ी सरल ट्यूटोरियल होने वाला है, तो आइए जल्दी से शुरुआत करते हैं। आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि सपोर्ट वेक्टर मशीन्स को कैसे एक पब्लिक डेटा सेट पे अप्लाई किया जाता है। हम ये भी जानेंगे कि अलग अलग जो कर्नल्स होते हैं वो सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर पे कैसे लगेंगे। अभी तक आपने जो सीखा है वो सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर सीखे हैं, पर क्या वो कर्नल्स पे कैसे लगेंगे, वो जब रिग्रेशन में होते हैं तो कैसे लगेंगे, वो आप आने वाले वीक में भी सीखेंगे। तो इस ट्यूटोरियल को आप दोबारा आके रिविजिट कीजिएगा जब आप कर्नल, सपोर्ट वेक्टर्स और रिग्रेशन इन सपोर्ट वेक्टर मशीन्स सीख लेंगे। पर अभी के लिए हम ये मान लेते हैं कि आपने जो रिग्रेशन में कर्नल्स यूज़ किए हैं तो आपको कर्नल का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट का आइडिया है। उसके अलावा हमने एक एक्सरसाइज सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन की भी दी है जो आप खुद ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ सपोर्ट वेक्टर मशीन्स एक पब्लिक डेटा सेट पर। तो आज का जो हमारा डेटा सेट है वो ब्रेस्ट कैंसर विस्कॉन्सिन डायग्नोस्टिक डेटा सेट है, जिसमें हमें 569 पेशेंट्स का डेटा दिया हुआ है, जिसमें हमारे पास मैलिग्नेंट और बिनाइन दो तरीके के पेशेंट्स हैं। अब इनका मतलब क्या होता है थोड़ा सा जान लेते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो मैलिग्नेंट का मतलब होता है एक ऐसा ट्यूमर जो कि काफ़ी फैला हुआ है आपकी बॉडी में, एक जगह पे सीमित नहीं है, वो बहुत जगह पे ट्यूमर फैल रहा है या फैल जाएगा, ऐसा मैलिग्नेंट के केस में होता है। जबकि जो बिनाइन होता है वो एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है, एक छोटी सी लोकेशन पे। पर हाँ, ये एक जर्नल लेमन लैंग्वेज में हम कह सकते हैं, पर अगर आपको डिटेल में मेडिकल में जानना है तो आपको कोई मेडिकल रिसोर्स को रेफ़र करना पड़ेगा। यह हमारे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने थोड़ी सी डोमेन नॉलेज का यूज़ किया है कि हमारे दो जो क्लासेस हैं, बाइनरी क्लासिफिकेशन हमें यहाँ पे करना है, तो वो दो क्लासेस कहाँ पे हैं, किस चीज़ की हैं, हमें पता होना चाहिए। वही चीज़ है कि अब ये बाइनरी क्लासिफिकेशन हमारे को सपोर्ट वेक्टर मशीन्स का यूज़ करके करना है। तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं, जिसमें हमारे 569 जो इंस्टेंसेस हैं या जिन्हें सैम्पल्स हम अभी तक रेफ़र करते आए हैं, उसमें 212 तो हमारे मैलिग्नेंट हैं और 357 जो है वो बिनाइन है। माना जाता है कि बिनाइन जो है डेंजरस कम होता है, वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता है, उसको क्योर करना इजी होता है। जबकि जो मैलिग्नेंट होते हैं वो क्रिटिकल केसेस होते हैं, वो दे कैन लीड टू डेथ ऑल्सो। तो आपको उनको ज़्यादा क्रिटिकली देखना पड़ता है, इसलिए ये बहुत ही सीवियर एप्लीकेशन है जो हम करने जा रहे हैं, तो हमें इसको काफ़ी ध्यान से करना पड़ेगा। आपने ये डेटा सेट पहले देखा हुआ है, ये डेटा सेट हमने आपको एक ट्राई इट योरसेल्फ एक्सरसाइज में भी दिया था, तो मैं मान रहा हूँ कि इस डेटा सेट के बारे में आप थोड़ा बहुत ऑलरेडी जानते हैं। तो शुरू करते हैं हमेशा की तरह पैकेजेस इंपोर्ट करके। हम पैंडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब और फिर sklearn जो हमारी मशीन लर्निंग के लिए लाइब्रेरी यूज़ होगी, उसको हमेशा की तरह कॉल कर लेते हैं। उसके बाद हमने सीधा डेटा सेट पे चले गए और यहाँ पे हमने लोड ब्रेस्ट कैंसर करके एक जो फंक्शन है जो कि हमारे sklearn डेटा सेट्स में अवेलेबल है, उसी को हमने कॉल कर लिया और वहाँ से हमारे को हमारा डेटा सेट मिल गया है। तो हम हेड प्रिंट करा और पता चला कि जी हमारे पास ये 5 रोज जो आ गई हैं शुरू की, उसमें 31 कॉलम्स हैं, जिसमें से 30 फीचर्स रहेंगी और एक कॉलम आपका जो लास्ट वाला है वो टारगेट वेरिएबल रहेगा। एक बार वेरीफाई करने के लिए देख लेते हैं, ये जो 30 हैं ये तो फीचर्स हैं ही, उसके अलावा टारगेट वेरिएबल में शुरू में हमारे पास 5 मैलिग्नेंट के ही सैंपल्स दिख रहे हैं हमें। शेप प्रिंट कर लेते हैं, तो वही जो हमने डिस्क्रिप्शन में देखा था कि 569 हमारे पास सैंपल्स आए हैं और 31 हमारे पास कॉलम्स आए हैं। इन्फो भी प्रिंट कर लेते हैं, तो हमारे पास 31 कॉलम्स की इंफॉर्मेशन में कुछ ये पता चलता है कि हमारे जो जितने भी फीचर्स हैं उसमें फ्लोट 64 वैल्यू स्टोर्ड है और उसमें कोई भी नल वैल्यू स्टोर्ड नहीं है, जैसे आप देख पा रहे हैं। उसके अलावा जो हमारा टारगेट वेरिएबल है वो हमारा ऑब्जेक्ट टाइप का है। ये हमने अपने df.info में देख लिया। अब उसके अलावा कोई नल वैल्यू भी नहीं है, ये भी हमने नोटिस कर लिया। देखिए नॉट नल वैल्यूज हैं सारी 569 की 569।
फिर हम चलते हैं, हमने सेपरेट कर लिया, वैसे हमारे को अलग अलग ही मिला था, बट हमारी एनालिसिस के लिए छोटी सी जो हमने एनालिसिस करी उसके लिए हमने एक बार को दोनों को कंबाइन कर लिया था, टारगेट वेरिएबल भी एंड में रख दिया था। अब उसी चीज को हमारे को वापस अलग करना है, सेपरेट करना है, तो वो हमने फीचर्स और प्रेडिक्शंस में हमेशा की तरह जो हमारी स्टैंडर्ड हम प्रोटोकॉल या कहीं कन्वेंशन फॉलो करते हैं उसी को ही फॉलो करते हैं ताकि हमारी कोई चीज मिस ना हो। फीचर्स का हेड प्रिंट कर लिया। ऐसे ही एक बार फीचर्स का डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं कि भाई हमारे पास जो फीचर्स हैं उनका काउंट कितना है, उनका मीन कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, मैक्स कितना, मिन कितना है। अच्छा, ये सब ज़रूरी क्यों है? आप सोचिए कि इन सब स्टैटिस्टिक्स से एक मेजर चीज़ तो हम पता लगा ही सकते हैं। नल वैल्यू के बारे में तो हम काउंट से पता भी लगा सकते हैं, लेकिन नल वैल्यू के बारे में हमने ऑलरेडी पता कर लिया है। तो बचा हमारा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमेशा हमारे को चेक करनी ही पड़ती है कि क्या हमें फीचर स्केलिंग करने की ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं। हमने देखा कि भाई मीन 14, 19, 91, 654, अरे ये तो बहुत वेरिएशन है। अब ये 0.096 जीरोज में डेसिमल्स में चला गया है, तो ये अलग अलग मीन्स हैं। अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि मिन क्या चल रहा है। मिन हमारा था 6.9, 9.7, 43, 143, बहुत वेरिएशन। अब उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग मैक्स भी देखें तो भाई 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग 28, 9 के कॉरेस्पॉन्डिंग 39, 43 के कॉरेस्पॉन्डिंग 188 और 143 के कॉरेस्पॉन्डिंग तो 2501 बना। और ऐसे ही आगे भी थोड़ी बहुत वैल्यूज़ का वेरिएशन हम देख पा रहे हैं कि भाई कुछ डेसिमल में वैल्यूज़ हैं तो कहीं वो हज़ारों में वैल्यूज़ जा रही हैं, तो हमें उसको फीचर स्केलिंग करनी ही पड़ेगी। ठीक है जी, हमने ये देख लिया। उसके अलावा हमने जो प्रेडिक्शंस में रखा था उसकी भी हेड प्रिंट करके देख लिया। फीचर स्केलिंग के लिए हम फीचर स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे, वही हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर, स्टैंडर्ड स्केलर यूज़ करके हमने यहाँ पे फीचर्स को स्केल कर लिया और उसका हेड प्रिंट कर लिया। इसके अलावा हम फीचर स्केल्ड का डिस्क्रिप्शन भी देख रहे हैं वेरीफाई करने के लिए कि भाई हमारा 0 मीन के अराउंड आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 के अराउंड आ गई। तो आप देख पा रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन तो हमें काफ़ी अच्छे से दिख रही है कि ये 1 ही दिख रही है, सबके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन तो 1 ही आ गई है। जहाँ तक मीन की बात है तो मीन हम देखते हैं, ये रहा हमारा मीन सेकेंड रो में। तो यहाँ पे हमारे को काफ़ी छोटी वैल्यू मिल चुकी है मीन के लिए जो कि 0 के अराउंड लाई करती है। तो ये हमारा फीचर स्केलिंग हो गई। ठीक है, अब हम ये देख पा रहे हैं कि हमारी जो स्केलिंग की वजह से रेंज है वो हमारी जो चीज़ हमें चाहिए थी वैसी ही आ चुकी है। अब हम इसको हमेशा की तरह एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन और वाई टेस्ट में स्प्लिट कर लेते हैं। हम याद रखिए कि हमेशा हम रैंडम स्टेट को डिफाइन कर दें जहाँ पे भी हमारी रिक्वायरमेंट है। आज तक हम यही करते आए हैं और हमेशा के लिए अपनी प्रैक्टिस इसको बना लीजिए। इसके अलावा एक और पॉइंट जो कि शफल वाला होता है। अब यहाँ पे हमने शुरू में देखा था कि भाई टॉप की 5 जो हमारी रोज थी सारी की सारी मेलिग्नेंट के थी। तो अगर हम शफल नहीं करते तो हो सकता है कि शुरू में ही हमारे सारे मेलिग्नेंट हो, मतलब हमारा डेटा एक तरीके से सॉर्टेड हो और हमने शायद चेक ही नहीं किया। तो हमने कहा कि भाई हम मान के चलते हैं कि हमारा डेटा सॉर्टेड हो ना हो वो शफल ही करे ताकि हमारे लिए काम ईजी हो जाए। भाई शफल डेटा में तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास दोनों तरीके की वैल्यूज़ आनी चाहिए। वही चीज़ हमने यहाँ पे कर ली है, 80-20 में स्प्लिट कर लिया। अब हमेशा की तरह हम ट्रेन डेटा पे आ जाते हैं। अब हम मान के चलेंगे कि हमारा एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट हमारे पास है ही नहीं। हमारा जितना काम होगा वो हमारा एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन से होगा। उसी में हमने कंबाइन कर लिया एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन को अपनी एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के लिए। तो हमने देखा कि जी भाई हमने हेड प्रिंट कर लिया तो दोनों कंबाइन हो चुके हैं। अब उसका डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं, ये भी हम पहले देख चुके हैं। तो हमारे पास काउंट जो निकल के आया है वो 455 का निकल के आया है, यानी हमारे इतने सैंपल्स अब हमारे ट्रेन डेटा में है जो जिससे हमारे को सारी एनालिसिस निकाल के हमारा मॉडल ट्रेन भी करना। ठीक है जी, आगे चलते हैं। हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस की, जिसमें हमने एक प्लॉट भी कर लिया है जिससे हमें आउटलायर्स पता चलते हैं। तो हमने कहा कि भाई बॉक्स प्लॉट से तो बहुत सारे आउटलायर्स नज़र आ रहे हैं, तो हम इनको
डील करने बैठेंगे तो हमारा पूरा डेटा ही चेंज हो जाएगा, स्क्यू हो जाएगा एक तरीके से। अगर हम कोई भी एक मैनिपुलेशन टेक्निक यूज़ करने लगे, हमने अब कोरिलेशन एनालिसिस भी करनी है, वो भी हमने करके देख लिया। तो हम इतने तो बहुत सारे 31 अक्रॉस 31 निकल के आएगा। अगर हम टारगेट को निकालेंगे तो 30 अगर हमारे पास फीचर्स थी तो 30 क्रॉस 30 निकल के आएगा। तो भाई ये तो बहुत बड़ा स्टैटिस्टिकल मैट्रिक्स निकल के आएगा जिसको स्टडी करना थोड़ा मुश्किल है। तो हम उसी को ही आसान करेंगे। कैसे? हमने विजुअलाइज कर लिया। अब ये चीज़ आपको जब छोटा डेटा सेट होता था तब आपको समझ में नहीं आती थी कि भाई हमने जब स्टैटिस्टिकली देख लिया, एनालाइज कर लिया, तो हम विजुअलाइज कर क्यों रहे हैं। वो इस चीज़ के लिए था। आज का जो सिचुएशन है वो ये है कि हमारे पास इतने सारे फीचर्स हैं कि उनका कोरिलेशन अगर हम स्टैटिस्टिकली बैठ के देखने लगे तो भाई बहुत देर लग जाएगी। तो हमने ये कहा कि भाई अब हम विजुअलाइज करके देख लेते हैं, और फटाफट हमारे को पता चल गया कि भाई दिख रहा है कि 3rd, 4th, 5th कुछ यहाँ पे हाई कोरिलेशन है, वहीं यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव कोरिलेशन भी नज़र आ रहा है। नीचे की तरफ जाएं तो यही नेगेटिव कोरिलेशन यहाँ पे भी दिख जाता है। तो ये कुछ बहुत डार्क वैल्यू है। तो मीन फ्रैक्टल डायमेंशन एक करके फीचर है, हो सकता है कि वो फीचर हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हो रही हो। वैसे तो रेंज नेगेटिव में कम ही जा रही है, तो हम पॉजिटिव पे ज़्यादा फोकस करेंगे। पॉजिटिव कोरिलेशन कहाँ कहाँ पे हो रहा है तो हम उनको ड्रॉप कर पाएंगे या फिर हम उनको कंबाइन करेंगे। कंबाइनिंग भी एक स्ट्रैटेजी हम पहले कर चुके हैं, तो वो भी आप याद रखें। ऐसा ही नहीं है कि हमेशा हमें ड्रॉप ही करना है, हो सकता है कि 2 या 3 चीज़ें किसी तरीके से कंबाइन भी हो रही हों। तो यहाँ पे आपको अपनी मशीन लर्निंग की जितनी भी हमने ट्रिक्स सीखी हैं, जो हमने प्रैक्टिकल टिप्स सीखी हैं, उन सब का भी यूज़ करना है। और ओवर द टाइम जो हमने ट्यूटोरियल्स करे हैं उनका भी हम बार बार रिविजिट करें, ताकि हम देख पाएँ कि हाँ और कौन सी हमने छोटी सी ट्रिक कहीं पे बताई है, हो सकता है यूज़ ना करी हो पर बताई हुई है कि हाँ ये भी एक ट्रिक है। तो यहाँ पे एक ट्रिक कंबाइनिंग ऑफ फीचर्स की भी यूज़ हो सकती है, क्योंकि हमारे को यहाँ पे 2 या 3 जो हमारी फीचर्स हैं वो तो साफ दिख रहा है कि भाई ये हाई कोरिलेशन में है। ऐसे ही एक ब्लॉक यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे भी एक ब्लॉक दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें। एक बार क्लास डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लेते हैं। तो हमने देखा कि जो हमारा ट्रेन डेटा सेट है उसमें बिनाइन की 286 है और मैलिग्नेंट की 169 सैंपल्स रह गए हैं। तो इसका हमें यूज़ करना है और इसी से ही हमारे को मॉडल ट्रेन करना है। हमारे को ये समझ में आया कि जो बिनाइन की है ये बिनाइन होना चाहिए, यहाँ पे ये थोड़ी स्पेलिंग एरर है, बट जो बिनाइन होना चाहिए वो ज़्यादा रिप्रेजेंटेड है, जबकि मैलिग्नेंट है वो कम रिप्रेजेंटेड है। तो इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं, पर क्योंकि आपने ये डेटा सेट ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि कुछ आपने एनालिसिस खुद भी करी होगी और आप उसी एनालिसिस को उसी अपनी जो आपको डेरिवेशंस निकल के आए, जो भी हमारे कंक्लूजन्स निकल के आए, उसी को यूज़ करके आप और भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम SVM की तरफ चलते हैं और हम मानते हैं कि अभी तक आपने जो भी अंडरस्टैंड किया उसके बेसिस पे हम कुछ आगे चल के यूज़ कर सकते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग से भी कुछ और ट्रिक्स लगा सकते हैं, और हमारा जो रिजल्ट आएगा उसको देखेंगे कि क्या हम और ट्रिक्स लगा के उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से आपके लिए भी ट्राइड योरसेल्फ एक्सरसाइज का ही एक्सटेंशन हो गया कि अब और भी आप एनालिसिस कीजिए और देखिए कि भाई आप EDA में और क्या क्या कर सकते हैं और उसके बेसिस पे आप अपना मॉडल कैसे बेटर परफॉर्म करवा सकते हैं। फिर मॉडल बिल्डिंग पे आ जाते हैं सीधा। तो यहाँ पे हमें ट्रेनिंग करनी है और टेस्टिंग करनी है। हमारी यहाँ पे जो है हम सपोर्ट वेक्टर मशीन्स को यूज़ कर रहे हैं क्लासिफिकेशन के लिए, जिसमें भी हम लीनियर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। अभी हम कर्नल्स का यूज़ नहीं कर रहे, तो हमारे सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर्स हो गए। तो वो क्लासीफायर्स का हम यहाँ पे लीनियर कर्नल के साथ यूज़ करते हैं, तो उसको हम sklearn में SVC कहते हैं, यानी सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर। अगर वो रिग्रेशन कर रहा होता तो हम कहते हैं सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर। और जब हम कर्नल्स यूज करना शुरू कर देते हैं जो कि नॉन लीनियर कर्नल हो, फिर हम उसको कह देते हैं कि अब वो सपोर्ट वेक्टर मशीन बन चुका है क्लासिफिकेशन के लिए। और रिग्रेशन में भी हम फिर उसी तरीके से उसको यूज करते हैं। तो यहीं पर ही हमने किया कि हमने SVC यूज किया लीनियर कर्नल के लिए, जो हमने थ्योरी में भी देखा था। तो अब हमने बना लिया जी, मॉडल फिट करा है X ट्रेन और Y ट्रेन में और प्रेडिक्शंस ले ली। तो अब हम रिजल्ट्स पे चलते हैं।
रिजल्ट्स पे जाने से थोड़ा सा पहले हम ये भी देख लेते हैं, जो हमने स्टडी भी किया, कि हमारी जो क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स होते हैं उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव क्लास किस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। जनरली एटलीस्ट बाइनरी के केस में ये कन्वेंशन होता है कि आप पॉजिटिव क्लास कौन सी लेंगे, उसकी क्लास 1 ही होनी चाहिए पॉजिटिव क्लास, और क्लास 1 भी कौन सी होनी चाहिए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्लास है, जो हमारे लिए मोस्ट सिग्निफिकेंट क्लास है, उसको हम बोलेंगे भाई ये कन्वेंशनली क्लास 1 है और ये हमारी कन्वेंशनली पॉजिटिव क्लास है। ये हमारे को समझना क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, थ्योरी के लिए तो है ही बट प्रैक्टिकली भी। अब हम आगे देखेंगे, जस्ट अभी इसके बाद आ जाएगा कि भाई वो पूछेगा कि भाई आपको कौन सी पॉजिटिव क्लास चाहिए, मतलब कि आपके पास जो बाइनरी में क्लासिफिकेशन के 2 ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है, मैलिग्नेंट और बिनाइन, उनमें से पॉजिटिव क्लास कौन सी है। हम अपनी जितनी भी कैलकुलेशंस है वो किस बेसिस पे करें, क्योंकि आप इवैल्यूएशन मैट्रिसेस में देखिए कि अगर हम एक्यूरेसी करेंगे या हम कोई और F1 स्कोर करेंगे, F1 स्कोर तो फिर भी अगर हम चाहें तो वो बैलेंस्ड होता है, लेकिन हम प्रिसीजन लेना चाहते हैं, हम रिकॉल लेना चाहते हैं, तो वो सब पॉजिटिव क्लास के लिए डिफाइंड होते हैं। तो उस बेसिस पे आपको पॉजिटिव क्लास को जस्टिफाई तो करना पड़ेगा ना कि भाई आपको कौन सी सिग्निफिकेंट क्लास चाहिए। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे करी। हमने कहा कि भाई हमारी क्लास ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मैलिग्नेंट क्लास है, इसलिए हम मैलिग्नेंट को पॉजिटिव क्लास की तरह डिफाइन करेंगे अपने F1 स्कोर में। तो हमने वही चीज़ करी, यहाँ पे हमने इवैल्यूएशन मैट्रिक्स ट्रेन के प्रिंट करे और उसका कन्फ्यूजन मैट्रिक्स भी प्रिंट कर दिया। तो हमने पाया कि हमारा जो F1 स्कोर ट्रेन के लिए है वो 0.98 आया है, जबकि F1 स्कोर फॉर टेस्ट आया है 0.94 आया है, जो कि बहुत अच्छी वैल्यू है, F1 स्कोर के लिए हाई वैल्यू है। उसके अलावा हमने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स भी प्रिंट करा, तो हमने देखा कि भाई कुछ मिसक्लासिफिकेशंस तो दोनों के केस में हो रहे हैं। 3 मिसक्लासिफिकेशन ट्रेन में अगर हमारे मैलिग्नेंट क्लास के आए तो बिनाइन के भी आए 3। वैसे ही हम टेस्ट के लिए भी देख सकते हैं कि भाई उसमें भी 3 और 2 तो रहे जो कि मिसक्लासिफाई हो रहे हैं। हो सकता है कि ये थोड़े हमारे क्रिटिकल सैंपल्स रहे हों, बॉर्डर लाइन केसेस रहे हों, जिसकी वजह से वो ये डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम कर रहा है। ये सॉल्व कैसे हो सकती है? अगेन आप EDA लगाइए, फीचर स्केलिंग या कि कोई नई ट्रिक लगाइए, या आप फीचर सिलेक्शन भी कर सकते हैं। तो आपके जो भी ट्रिक्स हैं उसको करके आप ये भी इम्प्रूव कर सकते हैं। एक चीज़ और छोटी सी यहाँ पे कि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को हम एक प्लॉट के तौर पे भी डिस्प्ले करा सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा विजुअल एक्सप्लेनेशन देता है। अभी तो हम बाइनरी का केस कर रहे हैं, तो भाई हमारे लिए कन्फ्यूजन मैट्रिक्स समझना बहुत इजी हो गया था। वही जैसे हमने कहा कि भाई स्टैटिस्टिकली देखना तो इजी है हमारे लिए छोटे डेटा के लिए, बट सपोज कीजिए हमारे पास 10 क्लासेस हैं, सिर्फ 10 डेटा है, तो 10 क्लासेस के लिए अगर आप कन्फ्यूजन मैट्रिक्स प्रिंट करेंगे तो वो कितना डिफिकल्ट होगा आपके लिए अंडरस्टैंड करना। तो वो चीज़ हम यहाँ पे एक बार देख सकते हैं कि डिस्प्ले करके भी, जैसे हमने कोरिलेशन एनालिसिस के लिए किया, वो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बिनाइन देख पा रहे हैं कि भाई टेस्ट का ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है, तो बिनाइन में हमारी जो जैसे कि ट्रू नेगेटिव क्लास जो है बिनाइन नेगेटिव है तो वो 68 आई है। ऐसे ही ट्रू पॉजिटिव जो है 41 आया है, मैलिग्नेंट जो है 41 करेक्टली क्लासीफाई हुए हैं, जबकि फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव हमारे इतने रहे हैं। ये हमने ऊपर भी देख लिया और हमने इसको विजुअलाइज भी कर लिया। अब आते हैं कर्नल्स की बात। ये चीज़ हम डिटेल में आगे थ्योरी में भी करेंगे आने वाले वीक में, बट कर्नल्स आपने ऑलरेडी स्टडी भी कर रखे हैं लीनियर कर्नल रिग्रेशन के केस में, तो वहाँ पे आपने कर्नल्स का एक इंटरफेस किया था। क्लासिफिकेशन में ये कैसे होंगे वो अब आप आने वाले वीक में सीखेंगे। तो सबसे पहले हमने कर्नल्स में रेडियल बेसिस कर्नल्स आपने देखे थे रिग्रेशन के केस में भी। अब यहाँ पे हमारे क्या है, कुछ ऐसा उसका फंक्शन होता है और यूज़ करना तो बहुत ईजी है। आपको अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी शायद थोड़ी कम भी पता हो जो थ्योरी है, बट यूज़ करने पे जब आएंगे तो जो हमारे डेवलपर्स हैं उन्होंने हमारे लिए काम बहुत ईजी कर रखा है। कैसे? तो पहले हमने जो SVC लगाया था उसमें पीछे चल के देखा हमने, तो SVC में हमने लीनियर कर्नल लगाया था। बस ये कर्नल ही चेंज करते जाने हैं और कर्नल के अकॉर्डिंग जो उसके पैरामीटर्स होंगे उनको चेंज करता जाना है। और हम देखेंगे कि भाई वही चीज़
हमारा रिजल्ट दे दे रही है। अब यहाँ पे हमने कर्नल को आरबीएफ कर्नल कर दिया, जिसका मतलब है रेडियल बेसिस कर्नल। तो हम देख सकते हैं हमारा F1 स्कोर जो कि ट्रेन और टेस्ट के लिए अब आरबीएफ कर्नल से निकल के आया है वो इम्प्रूव्ड है। आप पीछे जाके देखेंगे तो हमने जो लीनियर के लिए निकाला था वो 0.98 तो था ट्रेन के लिए, बट टेस्ट के लिए वो 0.94 था। अब कर्नल चेंज करने से, या मैं कहूँ कि कर्नल यूज़ करने से, अब क्योंकि पहले तो लीनियर ही था, अब यूज़ करने से हमारे को जो टेस्ट F1 स्कोर है उसमें इम्प्रूवमेंट निकल के आई है। तो अब देखें तो ट्रेन में क्या हुआ है कि पहले जहाँ की दोनों क्लासेस इक्वली थी कि भाई 3-3 दोनों के सैंपल्स मिसक्लासिफाई हुए थे, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो क्लास 1 है उसकी मिसक्लासिफिकेशन ज़्यादा हो रही है एज कम्पेयर टू क्लास 0, दोनों टेस्ट और ट्रेन के केस में। और ट्रेन में तो हमारी कोई मिसक्लासिफिकेशन क्लास 0 के लिए बची ही नहीं है, सारी मिसक्लासिफिकेशंस जो हुई हैं वो क्लास 1 के लिए हुई हैं। तो मतलब यहाँ पे अब हमारे मॉडल थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब उसने क्लास 1 जो हमारे क्रिटिकल क्लास है जबकि, उसको थोड़ा सा कम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी है। बट अगर हम फ्लिप साइड पर देखें कि अगर हमारा कोई बिनाइन आएगा तो वो सर्टेनली उसको क्लासिफाई कर पाएगा। तो रिजल्ट्स तो इंप्रूव हुए हैं। अब हम एक बार पॉलिनोमियल कर्नल को भी यूज करके देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आप जनरलाइजेबिलिटी के बारे में सीखें कि हमने जो कर्नल अभी तक पॉलिनोमियल का देखा उसमें तो हमने जी थियोरेटिकली ये देखा था। अब वहां पे डी जो था हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल था, आर जो था हमारा ऑफसेट था। तो भाई इसी की हमारे को sklearn में या किसी और लाइब्रेरी में मिल जानी चाहिए थी। थोड़ा सा उन्होंने ज़्यादा जनरलाइज कर दिया, पॉसिबली लिटरेचर में किसी और ने ये चीज़ प्रपोज करी कि भाई हम इसमें यहाँ पे एक्स ट्रांसपोज एक्स वाले जो हमारे पास ये है उसको हम किसी जर्नलाइजेबिलिटी के लिए किसी गामा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो भाई वही चीज़ हमने यहाँ पे sklearn में ट्रांसलेट कुछ ऐसे हुई कि भाई हमने गामा से ये जो x का डॉट प्रोडक्ट्स थे उनको मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस हमारे एक कोफ 0 करके हमारा जो r था वो ट्रांसलेट हो गया ऑफसेट के तौर पे, और डिग्री हमारी d डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ही रही। तो ये चीज़ हमारा थोड़ा सा वेरिएशन आता है, ये आपको हर जगह दिखेगा। और ओवर टाइम होता क्या है कि थ्योरी में वो चीज़ इवॉल्व तो हो जाती है बट वो ट्रांसलेट ओवर होने में, बुक्स में आने में थोड़ा टाइम लगता है। जो स्टैंडर्ड बुक्स अपडेट जब होंगी तभी उनमें आएगा, लेकिन यहाँ पे जो लाइब्रेरी की डेवलपमेंट है वो तो कंटिन्यूअसली हो रही है, इसलिए वो क्या करते हैं हमेशा उस चीज़ को अपडेट करते रहते हैं। जो फीडबैक आ रहा है इमीडिएटली उस पर काम करना शुरू कर देते हैं और उसी बेसिस पे हमारा जो है इवॉल्व्ड रिजल्ट्स आ जाते हैं। ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है कि आप कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट भी करते रहें। जहाँ पे भी आपको फीडबैक लगे तो बहुत सारे फोरम्स हैं, जैसे कि स्टैक ओवरफ्लो वो सबसे कॉमन है इस चीज़ के लिए। उसमें अलग अलग सब डिविजन्स भी हैं, जहाँ पे मशीन लर्निंग का, डेटा साइंस का शायद एक सब डिविजन है डेटा साइंस के नाम से, तो वो आप जाके स्टडी करिए। अगर आपको कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है sklearn के फोरम में जाके कर सकते हैं। पाइटॉर्च भी आपने यूज़ करी थी, टेंसरफ्लो भी आप यूज़ करते हैं। तो हम ट्यूटोरियल पे वापस आते हैं। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि भाई अब हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल रख दिया 4, जो हमारा ऑफसेट था वो रख दिया 1, और जो हमारा जी था, गामा था, जो उसको हमने सेट कर दिया स्केल में। अब ये गामा के अंदर के अगर आप sklearn में जाके देखेंगे तो वहाँ पे आपको एक फीचर मिल जाएगी कि भाई गामा को आप स्केल भी कर सकते हैं, जिसका मतलब कुछ ऐसा होगा कि भाई फीचर्स के अकॉर्डिंग हमने उस चीज़ को स्केल कर दिया। अदरवाइज आप कोई वैल्यू भी दे सकते हैं, वो हमेशा आपकी चॉइस रहेगी। फिर हम मॉडल को कर्नल दिया, डिग्री दी, कोएफिशिएंट यानी ऑफसेट दिया, गामा दिया, रैंडम स्टेट दी, और हमारा एसवीसी को फिट कर लिया। उसके प्रेडिक्शंस निकाली एंड हियर आर द रिजल्ट्स। रिजल्ट्स में क्या आया है कि हमारा ट्रेन जो कि पहले 0.98 था अब वो 0.99 आ चुका है, और वहीं टेस्ट F1 स्कोर जो है वो भी 0.96 रहा। तो मतलब हमारा कुछ कम नहीं हुआ है, हमारी इंप्रूवमेंट ही आई है। इनफैक्ट हमने जो ट्रेन में हमारे जितने सैंपल्स थे उसमें और ज़्यादा इंप्रूवमेंट हमारे को नज़र आई, और वही चीज़ हमने टेस्ट में भी देखी कि भाई हमारे टेस्ट स्कोर्स भी सिग्निफिकेंटली कंसिस्टेंट है कि भाई हमारे को अच्छा रिजल्ट ये पॉलिनोमियल कर्नल दे पाया, इवन आरबीएफ कर्नल से भी। एक चीज़ और देखने वाली है कि भाई थ्योरी में हमने पढ़ा था
कि भाई जो हमारा पॉलिनोमियल कर्नल है वो लीनियर कर्नल की तरह एक्ट करेगा अगर हम उसमें करेक्ट हाइपर पैरामीटर्स दें। तो वही चीज़ एक बार प्रैक्टिकल में भी देख लेते हैं। हमें पता है कि लीनियर कर्नल जो है पॉलिनोमियल कर्नल बन जाता है जब d इक्वल टू 1 r इक्वल टू 1 हो जाए। तो हम देख लेते हैं भाई, यहाँ पे तो मैंने g भी इक्वल टू 1 कर लिया देखने के लिए कि भाई अगर वहां पे g नहीं होता तो क्या होता, वहां पे 1 होता। तो वही चीज करी हमने, यहाँ पे स्केलिंग नहीं करी, यहाँ पे हमने g को 1 रख दिया। वही चीज d इज इक्वल टू 1, r इक्वल टू 1, g इक्वल टू 1 दे दिया और हमने लगा दिया कर्नल अब पॉलिनोमियल कर्नल। तो अब देखते हैं जो हमारे रिजल्ट्स लीनियर के लिए आए थे वही रिजल्ट्स हमारे पॉलिनोमियल के लिए भी आने चाहिए। तो बिल्कुल सही, वही रिजल्ट्स 0.98 उधर भी आया था, 0.94 टेस्ट F1 स्कोर वहां भी आया था, वही चीज यहाँ पे ट्रांसलेट हुई। तो मतलब हमने जो समझा था वो हमने वेरीफाई भी कर लिया है प्रैक्टिकली। तो हमारे जो बेस्ट रिजल्ट्स निकल के आए वो तो हमारे पॉलिनोमियल कर्नल से आए फॉर डिग्री 4, जो अभी जितना भी हमने अभी तक स्टडी किया। बिल्कुल आप हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग और कर सकते हैं, 0.99 से शायद वो 1 पे भी चला जाए, पर ध्यान रखिएगा वो 1 पे तो चला जाएगा लेकिन अकॉर्डिंगली क्या आपका टेस्ट स्कोर भी उतना ही इंप्रूव हो रहा है? ऐसा तो नहीं है कि हम ट्रेन पे ओवरफिटिंग कर रहे हैं। और भले ही हमारा टेस्ट स्कोर अभी कम ना हो रहा हो, पर हमारा जो रियल वैल्यू में डेटा आएगा, रियल वर्ल्ड में डेटा आएगा, वहां पे हमारे को वो ओवरफिटिंग नजर आने लगे। तो इस चीज का आप प्लीज ध्यान रखिएगा हमेशा, कहीं ऐसा ना हो कि आप स्कोर इंप्रूव करने के चक्कर में कि भाई हमारी ट्रेनिंग और अच्छी हो जाए, 99 तो टच हो ही गया है, 1 हो जाए, इसके चक्कर में आप हमारे मॉडल को ओवरफिटिंग की तरफ ढकेलने लगे। बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ हमेशा ध्यान रखें भाई, एक तरफ ओवरफिटिंग चली जाएगी, एक तरफ अंडरफिटिंग चली जाएगी, वो जो बीच का हमारा बेटर ऑप्टिमाइज जो हमारे मॉडल ट्रेनिंग है वो हर बार एप्लीकेबल है। तो कंक्लूजन में हमने क्या सीखा, यहां पे हमने एक 2 क्लास एसवीएम क्लासिफायर को ट्रेन करा जिसमें हमने पॉलिनोमियल कर्नल का यूज करके बेस्ट रिजल्ट निकाला, जिसमें हमारा टेस्ट F1 स्कोर निकल के आया 0.96। यहां पे अब एक ट्राई इट योरसेल्फ एक्सरसाइज भी रहेगी जहां पे आपको एसवीएम बेस्ड रिग्रेशन परफॉर्म करनी है। हमारे को यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल के प्राइजेस दिए हुए हैं, जो कि इंडिया में जो मस्टर्ड ऑयल यूज होता है उसके प्राइजेस दिए हुए हैं, और आप यहाँ पे जाकर देख सकते हैं कि भाई ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो आपको प्रिडिक्ट करना है कि ये रिग्रेशन में हमारे प्राइजेस क्या रहेंगे। इसके लिए आपको काफ़ी डिटेल्स भी दी हुई हैं, फीचर्स भी दी हुई हैं, और आपको सोर्स भी गिवन है। यहाँ पे आप सोर्स में जाकर और स्टडी कर सकते हैं इस डेटा सेट के बारे में। तो फाइनली आज हमने क्या सीखा? समरी में हमने सपोर्ट वेक्टर मशीन्स को एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए सॉल्व करा, जो कि एक पब्लिक डेटा सेट पे थी, बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम थी। हमने थोड़ी बहुत ईडीए देखी, हमने सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर्स के अलग अलग जो कर्नल्स होते हैं उसके बारे में जाना, पॉलिनोमियल कर्नल क्या होता है, रिग्रेशन कैसे परफॉर्म होगी इसके बारे में भी सीखा। यहाँ पे हमारा ट्यूटोरियल समाप्त होता है। धन्यवाद।